नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की शुरुआती कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत के ई कॉमर्स स्पेस में अपनी एक खास जगह बनाई है, मीशो। हाँ, मीशो की कहानी काफी दिलचस्प है। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो मीशो की जो फाउंडिंग जर्नी है उसे बताते हैं। तो आज का हमारा इरादा है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि भाई मीशो की नींव किसने रखी और क्यों रखी, क्या सोच थी उसके पीछे। हाँ, और वो क्या हालात थे जिन्होंने इस आइडिया को जन्म दिया। बिल्कुल। तो एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, भारत में जिसे अक्सर कहते हैं सोशल कॉमर्स क्रांति, उसका एक अहम हिस्सा इसे माना जाता है। तो ये कंपनी शुरू कैसे हुई? कौन थे इसके पीछे? हाँ, कौन लोग थे? क्या ये सिर्फ एक और बिजनेस बनाना था या कुछ और था इसके पीछे? अक्सर ऐसी कहानियों को जीरो से हीरो का सफर भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं जरा इस कहानी की परतें खोलकर। बिजनेस और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर कुछ नया बना रहे हैं और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, 2 लोगों से होती है। हाँ, जो हमारे स्रोत बताते हैं, मीशो के संस्थापक हैं विदित आत्रे और संजीव बरनवाल। और एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि दोनों ही आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं। जी, और ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं है। आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान से पढ़कर निकलना वो अपने आप में एक खास तरह की ट्रेनिंग है। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। बिल्कुल, वो एनालिटिकल स्किल्स, मुश्किल प्रॉब्लम को तोड़ने की क्षमता, वो सब। और जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं जहां रोज नई चुनौतियां होती हैं, तभी चीजें बहुत काम आती हैं। हाँ बिल्कुल, ये तकनीकी समझ और विश्लेषण करने की क्षमता ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सही कहा, ये सिर्फ डिग्री नहीं है, एक पूरा माइंडसेट है। लेकिन दिलचस्प ये है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि आईआईटी के ठीक बाद उन्होंने मीशो शुरू नहीं किया। नहीं, वो पहले एक जानी मानी टेक कंपनी इनमोबी, वहां काम कर रहे थे विदित और संजीव दोनों। हाँ, और ये भी एक अहम हिस्सा है उनकी कहानी का। इनमोबी कोई छोटी कंपनी नहीं थी, है ना। वो मोबाइल एडवर्टाइजिंग टेक में एक बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो वहाँ काम करने का अनुभव वो भी बहुत कुछ सिखाता है। कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, बड़े स्केल पर ऑपरेशंस कैसे चलते हैं। हाँ, प्रोफेशनल दुनिया का तजुर्बा। जी, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी उन्हें मार्केट को करीब से देखने का मौका मिला होगा। हो सकता है वहीं उन्हें कुछ गैप्स नजर आए हों, भारतीय बाजार में कुछ ऐसी जरूरतें जो पूरी नहीं हो रही थी। हाँ, ये अक्सर होता है। बड़ी कंपनियों में काम करते हुए ही वो स्पार्क आता है, कह रहे यहाँ कुछ अलग किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सोचिए, इनमोबी जैसी जगह पर एक अच्छी सुरक्षित नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, और अपना कुछ शुरू करना जिसका भविष्य पता नहीं कैसा होगा, ये एक बड़ा रिस्क था। हाँ, ये उनके अंदर की वो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली भावना है उसे दिखाता है। हाँ, वो जज्बा, एक स्टेबल करियर छोड़कर एक अनजाने रास्ते पर निकलना जहाँ कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। सही कहा। ये दिखाता है कि उनके अंदर कुछ अपना बनाने की इच्छा बहुत बहुत मजबूत थी, इतनी कि वो सेफ्टी छोड़ने को तैयार थे। हाँ, शायद यही वो जीरो से हीरो कहानी का पहला कदम होता है, वो सेफ रास्ता छोड़कर अनिश्चितता की तरफ बढ़ना। और अगर हम स्रोतों को देखें तो यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा लगती है, कुछ अपना बनाने की चाहत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बिजनेस बनाने की इच्छा थी? स्रोत कुछ और इशारा कर रहे हैं। क्या कहते हैं स्रोत? एक स्रोत में साफ लिखा है, उनका इरादा था कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। ये लाइन मुझे बहुत बहुत पावरफुल लगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। ये सिर्फ एक अच्छा सा दिखने वाला स्लोगन नहीं है, ये उनके इरादे की गहराई बताता है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट या कंपनी बड़ी करना ही मकसद नहीं था। बिल्कुल, जब कोई बिजनेस इस मिशन के साथ शुरू होता है तो उसका फोकस बदल जाता है। ये दिखाता है कि वो शायद समाज की किसी खास प्रॉब्लम को हल करना चाहते थे, किसी वर्ग के जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। हाँ, और ये सोच फिर कंपनी के हर फैसले में झलकती होगी, है ना, शुरुआती दिनों में कल्चर बनाने में। बिल्कुल, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आप शायद उन ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन्हें सच में उस बदलाव की जरूरत है। तो क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका फोकस शुरू से ही उन लोगों पर था जो शायद मेन स्ट्रीम ई कॉमर्स से दूर थे, जैसे छोटे शहरों के लोग या छोटे उद्यमी? हाँ, ये संभव है, खासकर जब हम इसे सोशल कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। वास्तविक बदलाव लाने का मतलब ही अक्सर उन लोगों तक पहुंचना होता है जिन्हें सिस्टम नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, तो हो सकता है उनका लक्ष्य छोटे शहरों की महिलाएं हों
या ऐसे लोग जो अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके कुछ कमाना चाहते हो। ये मिशन सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं, एक मकसद देता है। और यहीं पर वो दूसरा पॉइंट आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। मीशो को अक्सर भारत की सोशल कॉमर्स क्रांति का चेहरा बताया जाता है। हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल होता है मीशो के लिए। तो ये सोशल कॉमर्स है क्या आखिर, और इसे क्रांति क्यों कह रहे हैं? देखिए, सोशल कॉमर्स क्रांति, ये शब्द अपने आप में बड़ा है। क्रांति मतलब कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव। तो स्रोत ये कह रहे हैं कि मीशो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि भारत में बिजनेस करने के तरीके में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ठीक है। अब सोशल कॉमर्स क्या है? अगर शब्द को ही देखें, सोशल मतलब सामाजिक रिश्ते, नेटवर्क, और कॉमर्स मतलब व्यापार, तो मोटा मोटा मतलब हुआ व्यापार का वो तरीका जिसमें सोशल कनेक्शंस का इस्तेमाल हो। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सामान बेचना, या फेसबुक पर जो छोटे लेवल पर बहुत होता भारत में। हाँ, बिल्कुल, वो एक हिस्सा है इसका। इसमें अक्सर विश्वास, पर्सनल टच, रिकमेंडेशन की भूमिका होती है। आप किसी जानने वाले की सलाह पे खरीदते हैं, या कोई रीसेलर होता है जो अपने नेटवर्क में प्रोडक्ट्स बेचता है। अच्छा, तो ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसा नहीं है कि सीधे गए और खरीद लिया? हाँ, उससे अलग है। भारत जैसे देश में जहाँ रिश्ते और कम्युनिटी बहुत मायने रखते हैं, ये मॉडल बहुत कारगर हो सकता है। और क्रांति शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं को, छोटे शहरों के लोगों को बिना दुकान खोले, बिना ज्यादा पैसा लगाए अपना बिजनेस शुरू करने का मौका दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसने ई कॉमर्स को बड़े शहरों से निकालकर छोटे कस्बों तक पहुंचाया, एक तरह से व्यापार को डेमोक्रेटाइज किया। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। इसने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए जो शायद पहले सोच भी नहीं सकते थे ऑनलाइन बेचने का। और ये उस वास्तविक बदलाव वाले मिशन से भी जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। ये दोनों आइडिया, वास्तविक बदलाव और सोशल कॉमर्स क्रांति, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सोशल कॉमर्स का मॉडल ही ऐसा है जो लोगों की जिंदगी में आर्थिक बदलाव ला सकता है, खासकर उन सेक्शंस में जहां मौके कम हैं। और इसी पूरे सफर को देखते हुए जो चैलेंज आए होंगे, जो सफलता मिली, उसे देखते हुए स्रोतों में मीशो की कहानी को बार बार जीरो से हीरो तक की सफलता की कहानी कहा गया है। ये टैगलाइन तो बहुत कॉमन है स्टार्टअप्स के लिए, पर इसका मतलब क्या है यहाँ? देखिए, जीरो से हीरो सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये उस मुश्किल सफर को दिखाता है जो ज्यादातर कामयाब स्टार्टअप तय करते हैं। जीरो मतलब शुरुआत, जब आपके पास शायद सिर्फ एक आइडिया है, थोड़ी सी रिसोर्स है और भविष्य का कुछ पता नहीं। हाँ, शुरू में तो बस एक सपना होता है। बिल्कुल। फिर फंडिंग जुटाना, पहली टीम बनाना, मार्केट में प्रोडक्ट को फिट करना, कंपटीशन से लड़ना, और कई बार फेल भी होना, ये सब जीरो का हिस्सा है। कोई भी बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होता, ये तो पक्का है। सालों लगते हैं। हाँ, और हीरो बनने तक का सफर बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है। लगातार सीखना पड़ता है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, जिसे पिवट करना कहते हैं। मुश्किल समय में टिके रहना पड़ता है। मीशो के केस में जीरो से हीरो का मतलब शायद ये है कि उन्होंने भी शुरू में बहुत मुश्किलें झेली होंगी। हो सकता है शायद इन्वेस्टर्स को सोशल कॉमर्स मॉडल समझाने में दिक्कत आई हो, या टेक्नोलॉजी या लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस रहे हों। इस लेबल का इस्तेमाल यही बताता है कि कहानी में संघर्ष है, हार ना मानने का जज्बा है, और फिर आखिर में बड़ी सफलता है। और यही चीज इसे दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर ये बनती है, 2 IIT दिल्ली ग्रेजुएट विदित आत्रे और संजीव बरनवाल, जिनके पास इनमोबी जैसी बड़ी कंपनी का अनुभव था। उन्होंने एक सेफ करियर छोड़ा, कुछ अपना बनाने के लिए निकले। और उनका लक्ष्य सिर्फ एक और कंपनी खड़ी करना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा करना था जो लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। ये सोच उन्हें सोशल कॉमर्स के रास्ते पर ले गई, एक ऐसा मॉडल जो भारत के लिए बहुत रेलेवेंट था। हाँ, और उन्होंने एक ऐसे ट्रेंड को लीड किया जिसे बाद में भारत की सोशल कॉमर्स क्रांति कहा गया, जिसने लाखों लोगों, खासकर महिलाओं को बिजनेस करने का मौका दिया। और इस पूरे सफर को इसकी मुश्किलों और कामयाबी के साथ एक जीरो से हीरो कहानी के तौर पे देखा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे क्लियर विजन और सही मॉडल मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और जब हम ऐसी कहानियों को देखते हैं तो ये हमें कुछ बड़े सवालों पर सोचने पे भी मजबूर करती हैं। जैसे एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है इन स्रोतों के आधार पर, वो ये है, जब फाउंडर्स सिर्फ प्रॉफिट के बजाय वास्तविक बदलाव जैसे मिशन को सेंटर में रखते हैं, तो क्या ये सच में उनके बिजनेस करने के तरीके को,
उनके फैसलों को, यहाँ तक कि उनकी टीम की मोटिवेशन को भी अलग तरह से प्रभावित करता है। दिलचस्प सवाल है। क्या मिशन ड्रिवन कंपनियां ज्यादा रिजिलियंट होती हैं, ज्यादा भरोसेमंद होती हैं ग्राहकों के लिए? ये सोचने वाली बात है। और एक और पहलू है सोशल कॉमर्स क्रांति के असर का। जैसा स्रोतों में कहा गया, अगर ये वाकई एक क्रांति है तो इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, खासकर उन छोटे व्यापारियों, कारीगरों, महिलाओं पर जो अब तक मार्जिन पर थे। क्या ये वाकई एक सस्टेनेबल मॉडल है आर्थिक सशक्तिकरण का, या इसकी अपनी अलग चुनौतियां उभरेंगी? हाँ, ये भविष्य से जुड़े सवाल हैं। इनका जवाब तो शायद वक्त के साथ ही मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मीशो की ये शुरुआती कहानी हमें ये जरूर दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, सोशल अंडरस्टैंडिंग और एक मजबूत मिशन मिलकर कुछ बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। सही कहा। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है मीशो की शुरुआत की ये कहानी और इसकी पीछे की सोच को समझने में मदद मिली होगी।